Hello students, welcome to MRS classes. Today we will start our new subject that is mathematical physics. मैथमेटिकल फिजिक्स के अंडर में सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, जो कि मोस्ट एमपी टॉपिक होता है बीएससी और एमएससी के लिए। साथ ही नेट जेआरए और गेट जेम इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हमारे फर्स्ट लेक्चर है, इस पर हम कुछ बेसिक्स कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के डेफिनेशन इत्यादि देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज द सम ऑफ अ रियल वेरिएबल एंड द इमेजिनरी वेरिएबल, इट इज डिनोटेड बाय जेड। हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है वह रियल वेरिएबल और उसके रेस्पेक्ट में जो एक तो वेरिएबल इमेजिन किया जाता है उनके सम को ही क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है वह जेड से डिनोट किया जाता है तथा इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लें तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है उसे इस प्रकार से लिखा जाता है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर आयोटा होता है, आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी वेरिएबल को शो करता है और आयोटा का जो वैल्यू होता है वो क्या कितना होता है, अंडर द रूट -1 होता है। ठीक है, और अगर हम इसे पोलर फॉर्म में लेना चाहें तो यह होता है जेड इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेना चाहें तो लिखा जाता है इसे जेड इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। इस प्रकार से हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है रियल वेरिएबल और इमेजिनरी वेरिएबल का सम होता है। यहाँ पर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है, मतलब ये आई वाई जो है आयोटा जिसके साथ में लगा है वह क्या होता है, वह इमेजिनरी वेरिएबल होता है और हमारा जो एक्स है वह रियल वेरिएबल है। ठीक है, हमारा जो एक्स है वह रियल वेरिएबल है और आयोटा वाई यहाँ पर लिखा है, मतलब यह इमेजिनरी वेरिएबल है। तो चलिए देखते हैं अब फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के डेफिनेशन देखने के बाद में फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन। ए क्वांटिटी एफ जेड इज सेड टू बी ए फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एफ। अगर जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो उस एक क्वांटिटी एफ जेड को हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड का फंक्शन कहेंगे। इफ टू एवरी वैल्यू ऑफ द जेड इन अ सर्टेन डोमेन आर देयर कोरिस्पॉन्ड्स वन आर मोर वैल्यू ऑफ एफ जेड। अगर एवरी वैल्यू ऑफ जेड, अगर जेड के किसी भी वैल्यू के लिए किसी डोमेन आर में जेड के किसी भी वैल्यू के लिए हमारे जो एफ जेड का एक या फिर अधिक वैल्यू प्राप्त होना चाहिए। अगर हमारा जेड के किसी भी वैल्यू के लिए एफ जेड का वैल्यू एक या फिर एक से अधिक वैल्यू प्राप्त होते हैं तो वह क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा। ठीक है, इसे इस प्रकार से भी लिखा जाता है एफ जेड इज इक्वल टू यू जो क्या होता है एक्स वाई का फंक्शन होता है, प्लस आयोटा भी जो भी क्या होता है एक्स वाई का फंक्शन होता है। इस प्रकार से हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन डिफाइन किया जाता है। द क्वांटिटी एफ जेड इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इफ टू एवरी वैल्यू ऑफ जेड इन सर्टेन डोमेन आर देयर कॉरिस्पॉन्ड्स वन आर मोर वैल्यू ऑफ द एफ जेड। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है क्या होता है ये रियल वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता क्या है आखिर में। जो रियल वेरिएबल होता है वह 1D डायमेंशनल होता है, मतलब अगर हम किसी कोऑर्डिनेट पे लेना चाहें तो रियल वेरिएबल को 1 डायमेंशनल होता है जो कि एक्स डायमेंशन में शो किया जाता है, और हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है वह 2 डायमेंशनल होता है, इसे वाई डायरेक्शन में शो किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो रियल वेरिएबल होता है 1 डायमेंशनल होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल 2 डायमेंशनल होता है। एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट अलोंग नंबर लाइन। अगर हम यहाँ पर हैं, मान लेते हैं किसी जगह में 4 में है तो 0 पर जाने के लिए इसे एक्स नॉट मान ले, कोई पॉइंट मान ले एक्स नॉट, तो यहाँ तक जाने के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन से ही होकर जाना होगा। तो इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, अगर इधर हैं तो लेफ्ट जाना पड़ेगा, इधर है तो राइट जाकर ही हम उस पॉइंट तक, उस पार्टिकुलर पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट अलोंग एनी पाथ स्ट्रेट आर कर्व्ड। अगर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को देखें तो उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू में जाने के लिए यहाँ से मान लेते हैं एक पॉइंट है, इससे इस पार्टिकुलर पॉइंट में जाने के लिए बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, ये ऐसे बहुत सारे मार्ग इसके लिए हो सकते हैं। ठीक है, एक्स नॉट कैन बी जॉइंड ओनली बाई नंबर लाइन। हमारा जो एक पॉइंट है मान लेते हैं और उससे एक दूसरा पॉइंट को जोड़ने के लिए सिर्फ एक नंबर लाइन होता है, और इस पर जेड और जेड नॉट 2 पॉइंट्स कैन बी जॉइंड बाय द इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व। इस पर 2 पॉइंट को जोड़ने के लिए क्या हो सकते हैं, एक या फिर बहुत सारे स्ट्रेट लाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं। ये दोनों में एक रियल वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में डिफरेंस है। चलिए देख लेते हैं अब। अगर एक पॉइंट है मान लेते हैं जेड नॉट है, एक पॉइंट जेड नॉट है,
उस जेड नॉट के लिए क्या क्या हो सकता है। अगर जेड नॉट की वैल्यू हमारी क्या है, एक पॉइंट जेड नॉट है जिसकी वैल्यू 0 है, तो एक्स नॉट प्लस आई वाई नाइट को नॉट की वैल्यू भी क्या मिलेगी हमें, 0 प्लस आयोटा 0 मिलेगी। जहाँ इससे क्या प्रूव्ड होता है कि एक्स नॉट भी 0 होगा, वाई नॉट भी 0 होगा। मतलब अगर जेड नॉट इज इक्वल टू 0 है तो जेड नॉट किसका किसका फंक्शन है, एक्स प्लस आयोटा वाई का फंक्शन है। तो यहाँ पर जेड एक्स नॉट भी 0 होगा, वाई नॉट भी 0 प्राप्त होगा। अब हमारा जो लिमिट एफ ऑफ जेड जेड टेंस टू 0, अगर एक जो पॉइंट है जेड नॉट में जेड नॉट की वैल्यू 0 है, तो एक पॉइंट जेड टेंस टू 0 एफ जेड, इसका लिमिट जो है एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, इसके लिए चेक करना पड़ता है हमें लिमिट ऑफ एफ जेड अलॉन्ग ए वाई एक्सिस। इसके लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए हमें आगे और सेक्शन में देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे करता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अलोंग वाई एक्सिस चेक करना होगा। अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है तो एक्स टेंस टू पहले 0 लेंगे, उसके बाद वाई टेंस टू 0 लेंगे। अगर एक्स एक्सिस में लेना हो तो पहले वाई टेंस टू 0 लेंगे, उसके बाद एक्स टेंस टू 0 लेंगे। अलोंग एनी कर्व सच, किसी कर्व के अकॉर्डिंग लेना होगा तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स मान के चलेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स। इस प्रकार से बहुत सारे वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं, कर्व की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अगर कर्व की इमेजनरी वेरिएबल को ये कर्व शो करता है, यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नाइबरहुड ऑफ जेड नॉट। अगर हमारा कोई पॉइंट जेड नॉट कोई पॉइंट है, जेड नॉट कोई पॉइंट है, लेट जेड नॉट इज अ पॉइंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर एक जेड नॉट पॉइंट है, लेट जेड बी एनी पॉजिटिव नंबर, और जेड क्या है एक पॉजिटिव नंबर मान करके चलते हैं, देन द सेट ऑफ पॉइंट सच दैट, तो हमारा जो सेट है जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो कैसे डिफाइन हो, जेड माइनस जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट का मॉड जो है एप्सिलॉन नॉट के बाद से लेस देन हो। अगर जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट से लेस देन हो तो एप्सिलॉन नॉट नाइबरहुड ऑफ जेड नॉट, तो एप्सिलॉन नाइबरहुड कहते हैं इस जेड नॉट का, इस जेड को क्या कहते हैं, ए जेड नॉट का एप्सिलॉन नाइबरहुड कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट क्या होता है, ए सेट इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल द इट्स लिमिटेड पॉइंट्स। क्लोज्ड सेट अगर क्लोज कहेंगे, अगर एक सेट है इसे क्लोज तब कहेंगे जब इसके ऑल द इट कंटेन्स ऑल द लिमिटेड पॉइंट्स, इसके अंदर में इसकी जितनी लिमिट है उतने ही पॉइंट इसके अंदर में एग्जिस्ट करे, तो इसे क्या कहेंगे, क्लोज्ड सेट कहेंगे। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ए पॉइंट जेड नॉट इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ पॉइंट सेट एस। कोई पॉइंट सेट है एस, तो इसके अंदर में एट जेड नॉट है एक पॉइंट है, तो इसे हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नाइबरहुड ऑफ जेड नॉट बाई लेइंग होली इन एस। अगर इस जेड नॉट का जो नाइबरहुड होगा वह भी इस एस में, इस एस जो हमारा सेट है उसी के अंदर में हो, एग्जिस्ट करता हो, उसी के अंदर में एग्जिस्ट करता हो, उसे क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। मतलब जेड नॉट को इसका हम क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारा जो मेन टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अगर कोई फंक्शन है तो उस पर लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन देन द लिमिट एल ऑफ एफ जेड एट पॉइंट जेड नॉट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। हमारा जो फंक्शन है, अगर एफ जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसका लिमिट जो है एल है, किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट जो मान लेते हैं जेड नॉट पॉइंट पर इसका लिमिट एल एग्जिस्ट करेगा। अगर और यदि सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, मतलब ये बोल रहा है कि लिमिटेड जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इज इक्वल टू एल होगा। एल जो है यह एग्जिस्ट करेगा यदि मस्ट बी फाइनाइट यूनिक सिंगल वैल्यूड। अगर ये क्या हो, फाइनाइट हो, यूनिक हो और सिंगल वैल्यूड हो, यूनिक हो और सिंगल वैल्यूड हो, ओनली एट एवरी पॉसिबल पाथ, ओनली एट एवरी पॉसिबल पाथ जेड टेंस टू जेड नॉट। मतलब ये हर पॉसिबल पाथ के लिए इसकी वैल्यू उतनी ही हो। एल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और क्या हो, मतलब लिमिटेड, इसका लिमिट क्या हो, किसी भी पाथ के लिए इंडिपेंडेंट हो, मतलब पाथ पर डिपेंड ना करे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, अगर हमारी लिमिटेड ए जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड, मतलब एक पॉइंट मान लेते हैं जेड और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं जेड नॉट, तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर इसके पाथ पर यह लिमिट डिपेंड ना करे, इसके पाथ पर डिपेंड ना करे, और क्या हो, वह सिंगल वैल्यूड हो और यूनिक हो, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके डिफिनेशन और आगे कैसे लिमिट कैसे चेक करते हैं हम।
इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि एग्जाम में डिफिनेशन आता है तो कैसे लिख कर आएंगे वो देख लेते हैं। इफ फंक्शन एफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन देन द लिमिट एफ जेड एट पॉइंट जेड नॉट पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है एफ जेड इसका लिमिट कैसे लिखा जाएंगे एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ वह एग्जिस्ट करेगा कैसे, अगर एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन जीरो for all epsilon at greater than 0 there exists del greater than 0 such that if mod of fz minus fz naught is less than epsilon for z minus z naught mod of z minus z naught is less than delta where delta क्या है स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ z स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ z और एप्सिलॉन क्या होता है स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। हमारा जो एफ एक्स है उस पर स्मॉल चेंज को दर्शाता है एप्सिलॉन और जेड में जो स्मॉल चेंज है उसको डेल्टा शो करता है। अगर ये हमारा जो कंडीशन है सेटिस्फाई होता है तो वो उसका लिमिट जो है एग्जिस्ट करता है। कंटिन्यूटी के लिए आगे देखेंगे, यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। लिमिटेड एफ जेड टेंस टू जेड नॉट की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, एफ जेड नॉट के बराबर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा जो लिमिट है वह कैसे डिफाइन कर सकते हैं। प्लेन में एक जेड प्लेन मान लेते हैं और एक एफ जेड या फिर को प्लेन मान लेते हैं, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू डेल्टा से छोटी होनी चाहिए और यहाँ पर एफ जेड नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से छोटी होनी चाहिए, तब हमारा जो है क्या है लिमिट जो है एग्जिस्ट करता है। चलिए देख लेते हैं कि लिमिट एग्जिस्टेंस को चेक कैसे करते हैं हम। लिमिट एक क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, चेक लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड डिवाइडेड बाई जेड मॉड जेड डिवाइडेड बाई जेड का होल स्क्वायर एग्जिस्ट आर नॉट, इसका लिमिट जो है एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि जेड को हम क्या लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं हम लिमिट जेड टेंस टू जीरो एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर अलॉन्ग वाई एक्सिस। सबसे पहले इसे एक्सिस के एक पॉइंट है जेड और जेड नॉट, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए हम सबसे पहले अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग चेक करते हैं लिमिट इसका। तो कैसे लिखेंगे, मैंने शुरू में बताया था कि लिमिट वाई एक्सिस के शुरू चेक करने के लिए पहले एक्स टेंस टू जीरो और वाई टेंस टू जीरो लिखते हैं। ठीक है, एक्स यहाँ पर लिमिट क्या है जेड एक पॉइंट किस पर चेंज करना है, जेड टेंस टू जीरो पे चेक करना है, तो हमारा एक्स टेंस टू जीरो भी होगा वाई टेंस टू भी जीरो होगा। एक्स वाई एक्सिस में चेक करने के लिए पहले एक्स को जीरो करते हैं और फिर वाई को जीरो करते हैं। तो यहाँ से एक्स को जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट वाई टेंस टू जीरो और एक्स को जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा जीरो जीरो, और ये कट कर क्या मिलेगा 1 वैल्यू देगा हमें। ठीक है, इसी प्रकार से अलॉन्ग वाई एक्स एक्सिस में चेक करने के लिए पहले वाई को जीरो करते हैं, यहाँ पर पहले वाई को जीरो करेंगे उसके बाद एक्स को जीरो करेंगे। तो वाई को जीरो करने पर क्या मिलता है एक्स प्लस जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो, इसकी भी वैल्यू कितनी प्राप्त होती है 1 प्राप्त होती है। अब एक कर्व के अलॉन्ग चेक करते हैं, पहले एक्स वाई एक्सिस उसके बाद एक कर्व के अलॉन्ग चेक करते हैं। तो कर्व के अलॉन्ग चेक करने पर क्या मिलेगा y इज इक्वल टू एम एक्स मान लेते हैं, कर्व के अलॉन्ग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू नहीं है तो इसे क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स प्लस आयोटा एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा एम एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, हम एक्स को कॉमन निकाल करके काट देंगे तो मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 प्लस आयोटा एम डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा एम का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 प्लस आयोटा एम डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा एम का होल स्क्वायर। इट डिपेंड्स ऑन एम, जो कि एम पर डिपेंड कर रहा है। सो द पाथ y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल 3x, इट विल हैव डिफरेंट वैल्यू। अगर हम m की वैल्यू को डिफर करते जाएँ तो हमें y की जो है यहाँ पर y की इस लिमिट की वैल्यू कितनी मिल रही है, इस लिमिट की वैल्यू अलग अलग मिल रही है। सो द हेंस द लिमिट नॉट ऑलवेज फाइनाइट, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। जो लिमिट को किसी की लिमिट को फाइनाइट होने के लिए जो हमारा कंडीशन था कि एक सिंगल वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी कर्व के अलॉन्ग लें, तो यहाँ पर लेकिन इस कर्व के अलॉन्ग ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू m पर डिपेंड कर रही है, जो कि वेरी कर सकता है, इसलिए हमारा ये जो लिमिट है वह एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट द लिमिट जेड टेंस टू आई जे 1 माइनस आयोटा जेड स्क्वायर 4z डिवाइडेड बाई 4z प्लस 3 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस आई, इसे प्रूव करना है। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 4z डिवाइडेड बाई 3 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 3 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1, और अगर यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं जेड टेंस टू 1 प्लस आयोटा तो ये मिलेगा 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा प्लस 1, और इसे लिख सकते हैं 2 माइनस आयोटा
इंटू 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 4 माइनस आयोटा। इस प्रकार से सिंपली प्रूव हो गया। और हमारा एक और क्वेश्चन है, सो दैट द लिमिट जेड डिवाइडेड बाई मॉड जेड डज नॉट एग्जिस्ट। इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, इसे चेक करना है। तो इस पर भी वही प्रोसेस करेंगे। पहले y इक्वल टू एम एक्स पर चेक किए हैं, अगर वो एम एक्स पर यह वैल्यू एम पर डिपेंड करता है तो यह एग्जिस्ट करता है, एम पर डिपेंड करता है यह एग्जिस्ट नहीं करता है, और एम पर डिपेंड नहीं करता है तो यह एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ पहले से बता दिया है कि नॉट एग्जिस्ट, तो हम पहले सिर्फ वाई इक्वल टू एम एक्स पर ही चेक कर लेते हैं। तो यह मिलेगा लिमिट एक्स प्लस आयोटा एम एक्स डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एम डिवाइडेड बाई 1 माइनस अंडर द रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा एम डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एफ। हमारा जो वैल्यू है वह डिफरेंट एम के वैल्यू के लिए डिफरेंट मिलेगा। सो यह फंक्शन हमारा जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया। आई होप आज की क्लास आप सभी को समझ आया होगा। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। और इसी प्रकार से कंटिन्यूटी डिफरेंटिबिलिटी हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत कवर करेंगे। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।